अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? हाँ, ठीक ठाक है, बस लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं। बस इस ये लॉकडाउन को बाकी थोड़ा सा यूजफुल बनाने के लिए कुछ हमने इनिशिएटिव लिया कि जी अ, अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों के साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ थोड़ा सा करवाता जाऊँ। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं और डाइटिशनिस्ट हैं। तो इसी बारे में हम लोगों का आज टॉपिक है जी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर किस तरह से बनाना है ताकि ये कोरोना वायरस से हम लोग बआसानी लड़ सकें। तो इसके मुतालिक आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप कोरोना वायरस को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अब सबको पता तो है ही ये कोरोना वायरस है क्या, और मतलब सारी हिस्ट्री वगैरह आप लोगों को पता चल गई है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा इसको शॉर्टली आप एक्सप्लेन कर दें, कोरोना वायरस ये है क्या चीज़, ये बला किस बला का नाम है बेसिकली। जी, बेसिकली जैसा कि हर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, जो भी चैनल आप लगाएं, वहाँ पे हर तरफ एक ही चक्कर चल रहा है, कोरोना वायरस का। तो बिल्कुल मैक्सिमम ऐसा लोगों ही को है। पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोरोना वायरस बेसिकली एक एनिमल ओरिजिनेटेड वायरस है। एनिमल जो जानवरों से वायरस आगाज हुआ है। ये तकरीबन कोई 1960 की दहाई में डिस्कवर हुआ था। जो कोरोना वायरस का जो डेथ रेट है वो तकरीबन 1 to 3% है। यानी 100 में बिल्कुल। से 2 से 3 लोगों की मौत वाकया होती है। नहीं तो अगर फिर हम इसको सार्स इतना का क्यों फैला दिया कि जी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, जबकि डेथ रेशो काफी कम है इसकी एज कम्पेयर, रिकवर जी, होने वाले लोग जी ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे मैं आगे बता रहा हूँ। मैं जरा कंपैरिजन बता दूं जरा सार्स और दूसरे कोरोना वायरस का। जो सार्स था उसका जो डेथ रेट था वो 9.7 था। सही है। यानी 100 में से 9 या 10 लोगों की मौत होती थी। और एक और वायरस था, मर्सकोवी वायरस। उसका डेथ रेट तकरीबन 34% था। यानी सही 100 में है। से 34-35 लोगों की मौत हो रही थी। इसका डेथ रेट 1 to 3% कम है। लेकिन इसका जो है ना सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेंडेमिक का मैं थोड़ा सा बता दूं कि पेंडेमिक हम उस टर्म को बोलते हैं जिसका जो जो कहते हैं मर्ज या बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए। और एपिडेमिक उसे बोलते हैं जो बीमारी सिर्फ खास कम्युनिटी में, जैसे डेंगू की आप मिसाल ले लें। जी। डेंगू मतलब पाकिस्तान में हुआ या श्रीलंका में हुआ या इस तरह के एक दो ममालिक में हो गया, उसे हम एपिडेमिक या आउटब्रेक बोलते हैं। और सही है। पेंडेमिक उसे बोलते हैं जो कोई भी डिजीज सारी दुनिया में फैल जाती है। जैसे ये आजकल कोरोना वायरस है। ये एक 1920 में टाउन की आई थी, फिर 18, यानी हर 100 तो साल बाद में एक कोई ऐसी ऐसी बीमारी आती है जो कि पेंडेमिक होती है, सारी दुनिया में फैल जाती है। तो कोरोना वायरस के साथ भी बेसिकली ये हुआ है कि इसका नहीं सारी दुनिया फैल गई है। चाइना से कोई, मैं नवंबर में ये सबसे पहले केस आया था हम्म। चाइना में। तो 3-4 माह में देखने की सारी दुनिया किसने अपनी लपेट में ले लिया। मैं में शायद ही कोई मुल्क बचा हो जहाँ पे ये कोरोना वायरस ना गया हो। तो शुरू शुरू बिल्कुल। में जैसे इटली की मिसाल ले लें या स्पेन की मिसाल ले लें, तो लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। और ये फैलता है पर्सनल कांटेक्ट के साथ। नहीं, जैसे आप सीरियस तो कहते हैं खैर कि सोशल पाकिस्तान में भी डिस्टेंस। नहीं ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की बात अगर करें तो हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो जी उसी तरह से क्रिकेट और उसी तरह से, अब मैं खास तौर पे उनकी बात करूंगा जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब एजिड, वो ऐसे ही बैठ के ताश खेल रहे होते हैं बागों में अभी भी। मैं मतलब राशन ड्राइव कर रहा था और राशन ड्राइव करने के लिए मुझे थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे जाना पड़ता था, और उस एरिया पे जाते थे तो वहां पर अभी भी बल्कि, तो वहां पर तो ऐसे ही है, मतलब किसी सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं ना वहां पर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखने अब अफेक्ट इससे कौन लोग हो रहे हैं। अब ये एक ऐसा वायरस है, ना कोई मजहब देख रहा है, ना कोई उम्र देख रहा है, ना कोई बिल्कुल। ये देख रहा है कि छोटा है, ना मेल है या फीमेल है, या कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई या दुकानदार, किसी को नहीं बख्श रहा, हर किसी को हो रहा है। वो जो यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हो गया, फिर जो बिल्कुल। जर्मनी की चांसलर थी उसको हो गया, ये किसी को नहीं छोड़ रहा। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट से ये ज्यादा फैलता है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट इसका कम है। मोर्टेलिटी रेट से मतलब है कि जो शरह मौत है वो जरा इससे कम है, जरा रिकवर जल्दी हो जाती है। एक सही। जो आइसोलेशन पीरियड है या कहते हैं आइसोलेट 14 दिन का है, उससे अगर अच्छी ट्रीटमेंट, अगर स्पेशल केयर है तो उससे सर्वाइवल रेट इससे काफी अच्छा है। यहाँ पर अब मेरे दूसरी पास बात है एक जी। क्वेश्चन आता है कि जी बहुत से ना, बहुत से लोग आजकल कोरोना वायरस पे स्पेशली पीएचडी करके बैठ चुके हैं। अब उन्होंने पीएचडी कहाँ से की, हम्म। मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप
और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पीएचडी की हुई है, उनको सब कुछ ही पता है जी कि कोरोना वायरस कैसे लगता है, कोरोना वायरस होता क्या है, कोरोना वायरस हमें तो हो नहीं सकता। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ मिथ जो हैं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फिर यूट्यूब यूनिवर्सिटी ने फैलाए हुए हैं, ये इस मिथ के ऊपर थोड़ी सी बात करें आप। बिल्कुल ठीक है कि कुछ गलत फहमियां भी, मिथ्स भी डेवलप हो गई हुई हैं कुछ नहीं, बहुत कि ज्यादा, इसे बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है कि असल में पहले ये बता दें कि इससे ज्यादा लोग कौन से अफेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं। जी। जो हमें चाइना से डाटा आ रहा है, जो WHO की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो उनके मुताबिक ना इससे जो ज्यादा मेल कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है, अच्छा, मेल जो मर्द कम्युनिटी, हजरात ठीक। है वो इससे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तकरीबन 68% मेल कम्युनिटी में ये ज्यादा है। और सही। इसी तरह हम डेथ रेशियो की बात करें तो वो भी तकरीबन मेल कम्युनिटी में जाहिर बात ज्यादा 75% डेथ है। अब उन्होंने सही ये सही। कैसे क्लासीफाई किया है कि मेल कम्युनिटी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो दो उन्होंने फैक्टर सामने रखे हैं। एक तो उन्होंने लाइफ स्टाइल को सामने रखा है। लाइफ स्टाइल का मतलब है जो हमारे रहन सहन का तरीका है। तो नेचुरली तौर पर जो मेल कम्युनिटी है वो ज्यादा सोशल होती है, लोगों के साथ नहीं, इंटरेक्शन इस पे उसका फिर एक ज्यादा ये होता क्वेश्चन है। भी तो आता है, जो मेल का इम्यून सिस्टम है वो एज कंपेयर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से और बूढ़ों से और खवातीन से तो स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं आगे जाके इसको जरा वो बताता हूँ कि किसका इम्यून सिस्टम वीक है, किसका कमजोर है। पहले ये बताओ कि उसको चाइना की जो रिसर्च बता रही है उन्होंने ये कैसे क्लासिफाई किया कि मेल कम्युनिटी इससे ज्यादा अफेक्ट हो रही है। अब ज्यादा क्या वो मेल की सोशल इंटरेक्शन, सोशल ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। स्मोकिंग ज्यादा वो करते हैं, प्रॉन है मेल से कि वो ज्यादा होंगे। फीमेल भी होती हैं, इसमें तो ये डाउट नहीं कि फीमेल नहीं होती, वो भी होती है। अब दूसरा जो उन्होंने रखा है वो हार्मोनल स्टेटस है, कि हम्म। हार्मोनल लेवल भी जो है वो भी ज्यादा इसमें कर रहा है। उसमें ये देखा कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात कर लें हार्ट डिजीजेज की, तो हार्ट अटैक जो है वो मेल कम्युनिटी को ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। उसकी वजह कि जो फीमेल हार्मोन्स है ना वो रेजिस्टेंस शो करते हैं कुछ डिजीज के खिलाफ बहुत ज्यादा। उनमें से हार्ट डिजीज भी एक है कि हार्ट डिजीज फीमेल में भी होती हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो शख्स मुतासर होते हैं वो मेल कम्युनिटी है। इस तरह सही। हार्ट अटैक जो है मेल कम्युनिटी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब जो दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो मेल कम्युनिटी इससे अफेक्ट हो रही है, इसके मेल कम्युनिटी के ऊपर क्या अफेक्ट आ रहे हैं, किस चीज को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। तो उन्होंने देखा इसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी वो मेल में ज्यादा रही। इसका मतलब इसमें इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल एबिलिटी जो है वो उसके ऊपर ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस हैं। अभी सही। क्या इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, साइंटिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको कैसे इफेक्ट किया जाए। अभी 3-4 माह हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो ये था। अब दूसरी बात की कि आपने पूछा था कि इससे मतलब है कि मेल में ये ज्यादा उसकी कुव्वत मुदाफित कम होती है या नहीं होती। जो बच्चों में और जो बुजुर्ग अफराद है ना उनकी कुव्वत मुदाफित कम होती है, तो ठीक। वो इससे ज्यादा मुतासर होने के चांसेस होते हैं। और खासकर मेल वो जिनको ज्यादा इसके साथ साथ कोई ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है और दिल के अमराज कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज भी हैं, तो वो मेल ज्यादा मुतासर होने के क्या कहते हैं प्रोन होते हैं इस डिजीज एज कम्पेयर टू अदर। बच्चे भी हैं, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा इस वायरस का कोई मजहब नहीं है, वो हर किसी को मुतासर कर रहा है। बादशाह है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई लेकिन है, कोई रेडी लगाने एज वाला है। एज रेंज है कोई इसमें, कि इस एज अगर रेंज आप वाले? बच्चों की बात करें, मतलब अगर बड़ों की बात करें तो अबाव 60 जो लोग हैं उनकी हम्म। जरा इम्यूनिटी जरा कमजोर हो जाती है। बिल्कुल और जो ठीक है। छोटे बच्चे हैं 10 से 15 साल के, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक होती है क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं ना, तो हम्म। उनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक है, तो वो ज्यादा प्रोन होते हैं। लेकिन हम्म। अच्छी बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट जरा इसका कम है। जैसे मैंने कहा था कि डेथ रेट 1 to 3% है, यानी 100 में से 2 से 3 लोगों की मौत बकाया रिकवर कर जाते हैं। तो सही। पाकिस्तान में अगर देखें कि अगर हम इटली की मिसाल करें, उन्होंने इसको शुरू में सीरियस नहीं लिया, तो वहां पे देखें वहां पे क्या डेथ रेट है। अमेरिका की बात कर लें आप, जो कि इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी और पैसा हम दोनों के पास है। वहां पे आप देख लें हर रोज 1000-2000 लोगों की लेकिन अब मौत वहां हो पर रही है। कंट्रोल होने तो लग वहां गया। यहाँ पर जो मिथ हैं क्रिएट हुए हैं उसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। नहीं, अगर जो रेट आप देखें ना कि पाकिस्तान में पहला केस मेरे ख्याल में 28 या 26 फरवरी को आया था, बिल्कुल पहला जो कुछ, केस रिपोर्ट हुआ था बिल्कुल कुछ ऐसा ही पाकिस्तान है। में। पाकिस्तान में और इटली में
जनवरी में कुछ डेट को आया था और इतने देर में वहां था कि बहुत हाई पीक रेट हो गई थी। इसे तो अगर तकरीबन कोई महीने से ज्यादा हो गया, अब उससे देख लेंगे पाकिस्तान में आज का जो डाटा तकरीबन अराउंड अबाउट 6000 के राउंड अबाउट है जिनसे ये अफेक्ट हुए हैं, और उसमें से डेथ हुई है जिन लोगों की वो तकरीबन कोई 100 के लगभग हो गए हैं। लेकिन मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में काफी कंट्रोल किया है, जो गवर्नमेंट ने जो क्या कहते हैं लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं किया लेकिन पार्शियल लॉकडाउन तो है। तो वो क्योंकि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देते तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि दिहाड़ी करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था। बहरहाल बिल्कुल अब ऐसा ही है। मुश्किल तो अब भी है कि जब वो जाते हैं काम तो कोई है नहीं है, वो वैसे वापस चले जाते हैं। लेकिन चैरिटी बहुत हो रही है, राशन लोग बहुत दे रहे हैं। बिल्कुल अब ऐसा है। एक ये भी हो रहा है कि अब कुछ लोगों के पास राशन इतना ज्यादा हो गया कि वो अगर दुकानों पे सेल करने जा रहे हैं कि हमारे वो पास भी राशन ज्यादा हो ऐसी गया केसेस आए थे, क्योंकि मैं जब राशन ड्राइव खुद भी कर रहा हूँ ना, तो हम लोग फिर वेरिफिकेशन करते हैं और अब कुछ ज्यादा ही करते हैं कि जी सफेद पोश और जो वाकई हकदार हैं उनको राशन दिया जाए। तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऐसा। राशन इकट्ठा करके तो बेची जा रहे हैं। कराची में काफी केसेस इस तरह के सामने आए हैं, जो कि एक पूरी माफिया हम्म। क्रिएट हो गई है वहां पर, जो कि ये काम कर रही है। खैर, वापस हाँ आते हाँ। हैं कोरोना की जो मिथ्स हैं उसके ऊपर। मिथ्स के बारे में ये था, पहली मिथ है कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेथ हो जाती है। तो गर्मियां तो ऐसा आ सच गई हैं अब, कोई मतलब गर्मियां तो आ खत्म गई, होने तो वाला इसी है। पर बात करें कोई कोई एविडेंस कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। कोई सही। एविडेंस हो ना, कोई साइंस बेस्ड रिसर्च उसके ऊपर अगर हम ये बात कर लें तो ये हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो तो है ही गर्म इलाके, बिल्कुल। वहां पे तो इस वायरस को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो कोई हम्म। एविडेंस कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रही कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेथ हो जाती है। तो सही। ऐसा सच एक गलत फहमी है। अभी क्या होगा ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अब दूसरा ये कि ये क्योंकि चाइना से कि शायद वुहान से ओरिजिनेट हो, पहले जो दो वायरस है वो भी चाइना से हुए थे, साथ मर्स को भी। तो इसका मतलब मिथ ये भी होता है कि अगर चाइना से कोई चीज़ आ रही है, जैसे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स या मास्क, इस तरह की चीज़ें, उससे ये फैलता कि नहीं फैलता। तो साइंटिस्ट या एविडेंस ये बता रहे हैं कि ये जो वायरस है ना, ज़्यादा देर तक किसी भी जगह पे या ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टे नहीं करता। अगर उसको और डिसइंफेक्ट कर दिया जाए स्पेशल ठीक है। स्प्रे के साथ तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। तो इससे का मतलब कोई पार्सल या कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप चाइना से उसको रिसीव कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो आपने इख्तियार जरूर करनी है। ठीक और हो गया। दूसरा एक और मिथ ये पाई जा रही है कि गार्लिक मिक्सचर जो है वो इसके अगेंस्ट उससे खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में कोई एविडेंस कोई नहीं मिलती। हाँ, हम्म। आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को खत्म करने में जो आपने क्या बोलना है उसका, गार्लिक है उसका रोल है। लेकिन इसको ये खत्म कर देगा, इसके ऊपर साइंटिफिक का भी एविडेंस कोई नहीं है। इसमें ये सब इख्तियार करें। और दूसरा जो है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, क़ुव्वत ठीक है। मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना और वो दफाई जो एक निज़ाम को मजबूत स्टीम करना है। वाला निजाम निकला था जी, कि स्टीम लें और स्टीम से काफी फर्क पड़ेगा, वायरस अंदर ही मर जाएगा, वो क्या चक्कर था? नहीं, स्टीम से बेसिकली आपने कहना है आपने अपने बॉडी को डिसइंफेक्ट करना है, मतलब सफाई का आपने ख्याल रखना है। उसे अगर आपके बॉडी के ऊपर वो अगर वायरस आ गया है तो अगर खुदा ना खासा वहां से हो जाएगा, और जब जब आपके अंदर चलेगा तो वहां पे तो स्प्रे में काम नहीं करना। वहां पे तो आपको कोई मेडिसिन या वैक्सीन क्या कहते हैं वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके हम अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हम्म। इसके सिम्टम में फ्लू होता है, शुरू में बुखार हो सकता बिल्कुल। है, अगर ज्यादा कंडीशन खराब हो तो नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और सबसे जो एंड स्टेज है वो है सांस लेने में तकलीफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो अगर हम सिम्टम कुछ की लोगों बात को करें तो कि सिंपल अगर फीवर हो या खांसी या अगर छींकें भी आ रही हो, तो वो भी यही कहते हैं जी कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। तो उनके लिए घर में रहते हुए एक तो आइसोलेशन है ना, और उसके अलावा क्या मतलब वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं घर रहते हुए? वो अगर हम प्रिकॉशन मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले आपने हाइजीन का ख्याल रखना है। जब आप ठीक मीडिया है। के तरफ 20 सेकंड तक आपने हाथ धोएं, सोशल हम्म। डिस्टेंस रखें, इसके अलावा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं। और फियर, सबसे बड़ी बात है फियर को खत्म करना, पैनिक नहीं बिल्कुल। होना। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल के तौर पे भी लोग बहुत बड़ा डर खौफ हो गया, अगर जिसको नहीं भी ना हुआ। हमने एक एफएस में किताब पढ़ी थी, मैन हु वाज इन हॉस्पिटल।
जी बिल्कुल शायद बिल्कुल। आपने भी अच्छा, पढ़ी हो मैंने भी पढ़ी हुई कि है, याद है मुझे, बिल्कुल याद है। तो और वही वो ना, जब स्टार्टिंग एक में कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि जी न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह कोरोना कोरोना कोरोना। तो वो एक मतलब खुद से ना सिम्टम्स क्रिएट होने लग जाते थे कि अगर हल्की सी खांसी भी आई है ना, मुझे सांस का भी लगता है मसला हो रहा है, मुझे वो फीवर भी हो रहा है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स मतलब बंदे को फील होने लग जाते थे। तो वो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल सोर्स है इफेक्ट फियर होता है का, ना, वो तो मीडिया है, सबसे बड़ा जो सोर्स है मीडिया है। मीडिया का। तो बिल्कुल। इसमें मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है कि आपने पैनिक नहीं क्रिएट करनी। अगर आप हम्म। स्ट्रेस में जाएंगे तो फिर भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। सही। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो आपका दुश्मन आपके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से हमलावर होगा, जैसे आजकल ये वायरस है। तो इम्यूनिटी को जो करने में आपने पैनिक, डर, खौफ नहीं करना। ठीक हो थोड़ा सा गया। एक्टिव रहना है। और ये आइसोलेशन का पीरियड बड़ा अच्छा टाइम है अपनी फैमिली के साथ गुजारने का। अब आम रूटीन में अपना इतना फैमिली को टाइम नहीं देते, अपने आप को सोचने का टाइम नहीं देते। तो बड़ा अच्छा टाइम है। अल्लाह ताला जो भी करता है उसके पीछे ना कोई 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 क्या कहते हैं, हिकमत है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को, तो आपने ना अपनी इम्यूनिटी को बड़ा स्ट्रांग करना। और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? अच्छी डाइट से। अच्छा, अच्छी एक डाइट और आप यहाँ अच्छी पर मेरे रखेंगे ना। पास क्वेश्चन ज़हन में आता है, ये जो हमारी यूथ है, उनमें काफी ज्यादा रेशो ऐसी है जो कि सिगरेट पीती है। और स्मोकर्स के लिए तो हम्म। डेफिनेटली ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि स्मोकिंग जो है डायरेक्टली लंग्स असर करती है। तो इसके बिल्कुल मुतालिक ऐसा ही यूथ है। को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जी ये स्मोकिंग वाले जो है वो भी कहते हैं जी हम तो यूथ हैं, हमारी तो इम्यूनिटी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूथ को क्या कहता है वायरस। वैसे भी जो सिगरेट स्मोकिंग है ये कोई अच्छी चीज तो नहीं बिल्कुल। है। स्पेशली इनके कोरोना वायरस की बात करें और वैसे भी बात करें तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा शख्स या इंडिविजुअल जो स्मोकिंग कर रहा है और उसको ये कोरोना वायरस का अटैक होता है तो सीरियस कंडीशन हो सकती है उसकी। वो मैं अच्छा। आगे जाके आपको बताता हूँ कि जब ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है तो कैसे जाके पेशेंट की मौत वाकया होती है। तो वो हम हम्म। पहले पहले ये आपको कहते हैं आपने इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसमें सबसे अहम किरदार हमारी डाइट का है। ग़िज़ा बिल्कुल। आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो इसमें सबसे अच्छा पहला जो पॉइंट है, आपने विटामिन सी का इंटेक अपनी डाइट में रखना है। और विटामिन कोशिश सी। करना है कि ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक डाइट मतलब कुदरती ग़िज़ा, सप्लीमेंटेशन तो बाद की बात है। हम्म। और क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ा है। उसने अब जितनी भी ये फल सब्जियां इतने इतने न्यूट्रिएंट रखे हैं कि मेडिसिन उसके मुकाबले में नहीं पहुंच सकती। तो बिल्कुल। विटामिन सी का आपने इंटेक रखना है। और विटामिन सी आपको किससे मिलता है? ये जो आपकी सिट्रस फ्रूट है ना, जिसमें आपका लीमू आ जाएगा, माल्टा, मौसमी, कीनो, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी है। इनका कुछ यूजेज इसके भी अलावा बताएंगे कि किस तरह से इनको इनटेक किया जाए। नहीं, विटामिन सी आपने जो है मतलब इसका मौसम्मी कोशिश का तो करें कि जूस आप कर लें, और नींबू नींबू पानी बहुत बेस्ट रहेगा। नहीं, जूस की निस्बत अगर आप फल ज्यादा इस्तेमाल करें ना अच्छा उसमें ठीक है। ज्यादा आपको फायदा मिलेगा जूस की निस्बत। इसके अलावा ना अमरूद में बहुत ज्यादा विटामिन सी है। ठीक हो गया। पपीता, पपीते में बहुत ज्यादा विटामिन है। अब डेंगू के केस में भी पपीता काफी हेल्पफुल था। इसके बिल्कुल। अलावा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हम्म। में बहुत ज्यादा विटामिन सी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कीवी फ्रूट, ग्रेप फ्रूट जूस में काफी, इसके अलावा बंद गोभी जो होती है या दूसरी गोभी है उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी है। और सफेद चने जो होते हैं ना उनमें भी विटामिन सी है। तो सही, गुड इसका हो गया। इनटेक आपकी डाइट में ठीक होना चाहिए। दूसरे जो आपने पॉइंट सामने रखना है वो है आयरन का इनटेक। आयरन का इनटेक। आयरन जो है इसका बेसिकली मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, खून का बनाना। अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी। आयरन की डेफिशिएंसी मीन्स आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, क़ुव्वत हम्म। मुदाफ़ियत कमजोर है। अगर आपने देखा होगा कि खासकर खवातीन में कहते हैं आपको आयरन की डेफिशिएंसी, तो फिर खून की बोतल कम से कम 1 या 2 पैक वो लगाने पड़ते हैं, फिर जाके उनकी वो तबीयत कुछ सेट होती है। तो आयरन का बेसिकली मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अब आयरन किन चीज़ों में पाया जाता है? किडनी ऑर्गन, गुर्दे, कलेजी, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मटन और बीफ में भी काफ़ी हद तक आयरन है। चिकन और फिश में भी है, लेकिन मटन और बीफ की निस्बत ज़रा थोड़ा सा कम है। इसके अलावा मटन हम और भी। सब्जियों की बात करें,
तो ये जो पालक है यहाँ ना, पर एक क्वेश्चन मैंने आया है कि जी वो फ्रूट्स जो कि लॉकडाउन में इजीली अवेलेबल हो जाएं, तो वो काइंडली फ्रूट्स के नेम रिपीट करेंगे। वो तकरीबन सारे ही, पपीता भी अवेलेबल है, अमरूद भी अवेलेबल है बिल्कुल इजीली, और जी, अमरूद भी, पपीता भी, स्ट्रॉबेरी भी अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी भी बिल्कुल अवेलेबल है। ग्रेप फ्रूट जूस भी अवेलेबल है, ग्रेप फ्रूट भी, हाँ लीमू भी कीवी अवेलेबल कह है। सकते हैं, नींबू भी अवेलेबल है, कीवी कह सकते हैं कि आजकल थोड़ा सा हाँ शॉर्टेज। कीवी आजकल होता तो नहीं यार, मौसमी और माल्टा भी सीजन थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल अवेलेबल है, जी। अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे थे आयरन के सोर्सेज की, तो पालक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। ठीक हो गया। लेकिन जो पालक से जो आयरन है वो होती है अवेलेबल, वो ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में स्टे नहीं करती, वो हम्म। बड़ी जल्दी एक्सीट हो जाती है। इसके अलावा खजूर में बहुत ज्यादा आयरन है, सही। अंजीर में बहुत ज्यादा, तुख मलंगा, चिया सीड में बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आयरन है। और दूसरी बात जो आपने समझी, जब आप आयरन का इंटेक रखें, उसके साथ अपने विटामिन सी का सोर्स दूर रखना है। विटामिन सी का जो सोर्स है, ये आयरन को अब्जॉर्ब करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, विटामिन सी का इंटेक जब आप आयरन का ले रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने सामने रखी है कि जब आयरन का इंटेक आप कर रहे हैं, उसके साथ आपने चाय, कॉफी या ग्रीन टी 1 घंटे तक नहीं लेनी। या तो आप 1 घंटे के बाद लें या 1 घंटा पहला लें, क्योंकि गुड। जब आयरन का इंटेक कर रहे हैं, उसके साथ चाय, कॉफी या ग्रीन टी लेंगे, वो आयरन को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। जब वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, तो डेफिनेटली फिर आपको जो बेनिफिट रिजल्ट है वो आयरन इंटेक के वो नहीं मिलेंगे। हम्म। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है जिसका आपने ख्याल रखना है, वो आपने जिंक का रखना है। जिंक का। जिंक भी आपकी डाइट में वो काफी हद तक होना चाहिए। अब जिंक किन चीजों में पाया जाता है? ये हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी वाली जो चीजें हैं ना, इनमें हम्म। काफी हद तक जिंक होता है। मीट में काफी हद तक जिंक होता है। फिर इसके अलावा होल ग्रेन आटा, ये जो चक्की वाला आटा होता है ना, उसमें बिल्कुल। काफी हद तक जिंक होता है। सफेद चने जो होते हैं ना, उसमें काफी हद तक आटा होता है। तो जिंक जिंक का होता है। ठीक इनटेक हो भी गया। आपने वो काफी रखना है। इसके अलावा विटामिन डी का इनटेक भी काफी रखना है। विटामिन सही। इनटेक आपको कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से। लेकिन ये हम्म। सूरज की रोशनी दोपहर 12 बजे वाली रोशनी नहीं, बिल्कुल ये जो सुबह वाली समझ के। सुबह वाली रोशनी जो होती है ना, नमाज के बाद जो होती है, वो हम्म। इफेक्टिव है। अल्लाह ने जो सुबह की रोशनी में ज्यादा विटामिन डी रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो आएगा वो आ जाएगा आपका विटामिन प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन का इंटेक आपकी डाइट में हो सकता है। और प्रोटीन आपको किससे मिलेगा? एनिमल सोर्स से भी और प्लांट सोर्स से भी। एनिमल सोर्स की बात करेंगे, उसमें मटन, बीफ, चिकन, फिश आ जाता है। फिर अंडा बड़ा अच्छा बिल्कुल। सोर्स है। फिर हम जब हम एनिमल प्लांट सोर्स की बात करें, इसमें दालें, हम्म। पल्सीज, लेंटल जिसे हम फलियां बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। और सोया प्रोटीन वो वाहिद प्रोटीन है जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि मैक्सिमम आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है। अब सही। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू किससे मिलती है? वो ज्यादातर आपको ये सोया प्रोटीन, मटन और बीफ और अंडा, और खास करके आप कोशिश करेंगे इन दिनों में अपने कुत मदाफित को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन का इनटेक, खासकर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन अपनी डाइट में ज्यादा रखें। ठीक और हो गया। तीसरा बात है, अब इन दोनों में जंक फूड्स को थोड़ा अवॉइड करें। बर्गर, श्वार, ये जो बेकरी वगैरह से तो कुछ ना कुछ चीज मिल जाती है। ये पैटीज की बात कर लें या पिज्जा की बात कर लें, उससे मिल जाता है, लेकिन कुछ रेशियो उसकी कम हो गई है। पहले तो बिल्कुल ऐसा ही है। सरेआम मिलता था ना, हाँ। रेशियो उसकी कम हो गई है। तो जब आप जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इंफॉर्मेशन सोजिश को ट्रिगर करेगी आपकी बॉडी में ना। जब इंफॉर्मेशन या सोजिश होगी, ये भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करेगी, कमजोर करेगी। और वैसे भी जो जंक फूड है, ये कोई अच्छा फूड नहीं है। क्या इसके पीछे टेक्निकल रीजन है? इसके पीछे टेक्निकल रीजन ये है, ये हाफ कुक्ड होता है। जब आप घर में शामी कबाब या बर्गर बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए आप कितनी देर वो कीमा या वो जो भी आप शामी कबाब बनाते हैं, काफी हद तक उसको आप फ्राई करते हैं। और जब आप बाजार से लेते हैं, 2 मिनट में आपको बर्गर या शवारमा या जो भी बिल्कुल। चीज लेनी है आपको मिल जाती है। वो हाफ कुक्ड होता है, और हाफ कुक्ड जो है ना, वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है। अगर हाफ कुक की बात चली है, तो आपने इन दिनों में हाफ बॉइल्ड अंडा और हाफ बीट, जो वेजिटेबल या मीट है, इसका भी यूज नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान का जो कुकिंग मेथड है या कुजीन मेथड है,
वो हाफ कुकड ही तकरीबन कंप्लीट कुकड ही होता है। जितना आप इसको वो टेम्परेचर पे पकाते हैं तो उससे तकरीबन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि आप जो हाफ कुक चीज़ें हैं ना इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। और एक और पॉइंट जो नींद से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो नहीं है, आपने नींद आपने जरूर पूरी रखनी है। हाँ, इस पे मेरा एक क्वेश्चन भी था। आजकल तो लोग जो हैं वो तकरीबन 3-3 4-4 बजे तक एक गेम के पीछे लगे होते हैं, या तो वो पबजी है या तो वो लूडो स्टार है, ठीक है, और नींद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और वो जी हॉलीडेज बिल्कुल समझ ऐसा के है। जी कर रहे हैं, तो नींद तो मैंने बल्कि पढ़ा भी था कि जी इम्यूनिटी सिस्टम को तबाह कर देती है अगर नींद अगर आपकी पूरी ना हो तो। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती या लेट नाइट्स होते हैं, वो उनको हम्म। उनके ऊपर ना उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है उनमें। कि हम्म। अल्लाह ताला ने जो रात बनाई है ना सोने के लिए बनाई है। कुछ हम्म। हार्मोन की प्रोडक्शन हमारे अंधेरे में पैदा होती है। जब आप रात को सोएंगे नहीं या लेट नाइट सोएंगे तो उन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो जाहिर बात है आपके ऊपर ओबेसिटी, मोटापा आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। मोटापे से दूसरी लिंक बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो ज्यादा होंगी। तो नींद का ख्याल आपने जरूर रखना है। कम से कम बड़े लोग हैं 6 से 8 घंटे की नींद, और बच्चों में तो 8 से 10 घंटे की नींद। क्योंकि बच्चों का कद ही उस वक्त बढ़ता है जब वो रात को सोते हैं। तो सही। ये नींद का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात रहेगी कि सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन तो वो एंड स्टेज है। अगर आप देखेंगे अमीन बूस्टर सप्लीमेंटेशन या कैल्शियम या विटामिन सी के अवेलेबल है, वो एक एंड स्टेज है। अगर आपके पास ये जो कहते हैं फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, फिर आप सप्लीमेंटेशन के ऊपर जाएं। हम्म। फिर आपने विटामिन सी के या कैल्शियम के सप्लीमेंट ले, वो आपको किसी हद तक इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो आपने इम्यूनिटी को इन्हांस करना है, नींद पूरी रखनी है। और आजकल वैसे लोगों की जो रूटीन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया लॉकडाउन की वजह से। बहुत ज्यादा, बहुत लोगों का ज्यादा। जो स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। दिन को रात को काफ़ी देर तक वो सोशल मीडिया पे या कोई एक्टिविटी है, रात को सोते नहीं है, सुबह लेट उठते हैं, जिसकी वजह से वजन भी लोगों का काफ़ी बढ़ रहा है। बिल्कुल। वेट प्रॉब्लम मैंने बहुत यहाँ ज़्यादा पर होती है। इसी इसी से रिलेटेड पूछना था कि कोई एक्सरसाइज ऐसी सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिम्स बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, कोई एक्सरसाइज की रूटीन नहीं है। कोई ऐसी कॉमन सी एक्सरसाइज या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बंदा घर में कर सके, हर एज का बंदा घर में इजीली कर सके। और आप सिंपल सी योगा बड़ा अच्छा है। हम्म। योगा अगर आप कर सकते हैं तो वो बड़ी अच्छी है। और कुछ नहीं तो कम से कम वॉक तो हो सकती है ना। हम्म। आधा घंटा निकालना वॉक में, आपकी टीवी लॉन में या सेन में, छत पे तो जगह है, वहां पे आप हम्म। वॉक तो जरूर रखें। और साथ एक और बात उसमें बोल गया, वाटर इनटेक हम्म। आपका जरूर 6 8 से 10 गिलास होना चाहिए। वैसे सही। भी हमारी आम जिंदगी में भी वाटर इनटेक होना चाहिए। लेकिन इन दिनों में वाटर इनटेक, एक उसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक ये है कि जब ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर होगा, सपोज आपके मुंह में के थ्रू एंटर हुआ है, तो ये आपके हल्क में जाके स्टे करेगा, जिसकी वजह से आपको खांसी या कफ होगी। जब हम्म। खांसी या कफ होगी तो ये आपके जिगर में जाएगा, वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन आप अगर वाटर इनटेक आप ज़्यादा रखेंगे तो ये वायरस आपके हल्क में से, जिगर में से होता है, आपकी गट या स्टमक में चला जाएगा। वहाँ का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिल्कुल। सोचें कि पानी का इनटेक आप 8 से 10 गिलास जरूर रखें इन दिनों में आजकल। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल था ये, और काफ़ी चीज़ें मतलब हम लोगों को ये पता चली कि किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह के सेशंस का मतलब इन फ्यूचर दोबारा से कोशिश करेंगे कि आपको इनवाइट किया जाए। थैंक यू सो मच आने के लिए। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले, तो फिर हम लोग इजाज़त चाहेंगे। जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे वो सेशन करके, क्योंकि आज का हॉट टॉपिक है कोरोना वायरस। तो इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक पे, वेट गेन पे, वेट लॉस पे, डायबिटीज़ पे, या और बच्चों की न्यूट्रिशन पे, वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपके साथ वो सेशन करते रहेंगे। आजकल ये बड़ा अच्छा टाइम है सेशंस करने का। आम दिनों में तो इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो बिल्कुल। ये आइसोलेशन का पीरियड है। इसी तरह से अगर मैक्सिमम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अगर चलती जाए तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। अब एक्टिव मेरा रहेगी, यूट्यूब बिल्कुल। चैनल है, मैं उसके ऊपर भी काफ़ी आज का इस किस्म की वीडियोस अपलोड कर, चैनल तो मैंने काफ़ी देर से बनाया हुआ था, लेकिन अब ज़रा इन दिनों में मैं एक्टिव हो गया, मेरे पास टाइम है। तो इन उसके ऊपर भी मैं तो न्यूट्रिशन के ऊपर। सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जी जाएं और सब्सक्राइब करें,
डॉक्टर इरफान सुलेहरी का चैनल है, और वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी टिप्स मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे, जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। तो उनको लाजमी इंस्टाग्राम पे भी उनको फॉलो करें, और उनको यूट्यूब पे भी जाकर सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर आपके आने का। तो सेशन थैंक का यू, एंड करते हैं थैंक यू, फिर। थैंक ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। होप सो आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट हुई होगी इस कोरोना वायरस की जो मिसकंसेप्शन है उससे रिलेटेड। कल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।